नमस्कार। उत्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। उत्थान क्लासेज भारतीय राज्य व्यवस्था की ये क्लास है, अपनी संविधान सभा की चल रही है। संविधान सभा या संविधान बनाने की प्रक्रिया। तो अपन ने संविधान बनाने की प्रक्रिया में अंतिम बैठक के अपनी बची है और सभी बैठकों के बारे में कि 9 दिसंबर 1946 से पहली बैठक शुरू होती है और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो जाता है और उस दिन 16 अनुच्छेद लागू भी हो जाते हैं। तो उसी क्रम में अब मैंने कल कहा था कि आपको जो अंतिम बैठक है उसके बारे में मैं इस क्लास में बताऊंगा और उसके बाद अपने संविधान सभा की अन्य जो तथ्य हैं संविधान के विषय में और मैं संविधान सभा में महिलाओं की स्थिति उस विषय में मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। तो अपने इस क्लास में इसी पर विचार करेंगे, संविधान सभा की अंतिम बैठक और संविधान के अन्य तथ्य, संविधान सभा के अन्य तथ्य और इसमें अपने आलोचना और संविधान सभा की विशेषताएं, संविधान सभा की चुनौतियां, इसके विषय में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आरएस मेंस में ऐसे प्रश्न होते हैं, नेट जीआरएफ में आते हैं अपने फर्स्ट ग्रेड में और ऐसे इनमें से प्रश्न नहीं आते, संविधान सभा की विशेषताएं आती। तो उसके बाद इस क्लास के बाद अपने संविधान सभा, संविधान के विषय में संविधान की समितियां, संविधान की प्रस्तावना, संविधान में लिए गए मुख्य स्रोत, इनके विषय में चर्चा करेंगे। तो आज की शुरुआत अपन करते हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक से। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है। कब होती है? 24 जनवरी 1950 को होती है और इस संविधान सभा की अंतिम बैठक में 284 सदस्य उपस्थित हुए। आप बोलोगे सर कि 389 सदस्य थे, तो अब ये 284 क्यों बच गए? तो इसका भी रीजन है कि ये अभी जो बैठक हो रही है अंतिम में, ये हो रही है 24 जनवरी 1950 को, जबकि भारत आजाद कब हो गया था? 15 अगस्त 1947 को और पाकिस्तान द्विराष्ट्र 14 अगस्त 1947 को बन गया था। पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बन गया था। तो मुस्लिम लीग या पाकिस्तान से आने वाले जो भी सदस्य, संविधान सभा में आने वाले सदस्य थे पाकिस्तानी क्षेत्र से, तो इससे संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और माउंटबेटन योजना के साथ इन पुनर्गठन किया गया। तो भारत में 299 सदस्य बचते हैं और 299 सदस्य से संविधान सभा की अंतिम बैठक में 284 सदस्य उपस्थित होते हैं। इस संविधान सभा में ये नहीं कि वो 15 सदस्य क्यों नहीं आए, ये कोई मनमुटाव वाली बात नहीं थी, उनके निजी कारणों से वो नहीं आए होंगे, है ना। तो 284 सदस्य इसमें उपस्थित होते हैं और सभी ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए। संविधान पे प्रथम हस्ताक्षर करने वाला, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संविधान पे प्रथम हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वैसे प्रथम हस्ताक्षर करवाने तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आते ही जहां पर हस्ताक्षर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के होने थे, संविधान सभा के अध्यक्ष के होने थे, तो वहां पर स्वयं के हस्ताक्षर कर दिए थे। इसलिए प्रथम हस्ताक्षरकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू ही है और अंतिम हस्ताक्षर करवाए गए फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, संविधान सभा के अध्यक्ष से अंतिम हस्ताक्षर करवाए गए। तो और 282 सदस्यों ने भी किए और इनके साथ इन दोनों सदस्यों ने किया, यानी कि 284 सदस्यों ने इस पे हस्ताक्षर किए। और इसमें क्या क्या चीज हुई अंतिम बैठक में, क्या क्या अन्य चीज हुई कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को मान्यता प्रदान की गई। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को ही मान्यता मिली कि ये अपना राष्ट्रगीत है, वंदे मातरम, और जन गण मन अधिनायक अपना राष्ट्रगान। और इसमें क्या किया गया? इसमें एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया अनुच्छेद 380 के तहत। किससे? अनुच्छेद 380। क्या आपको पता होगा कि 26 नवंबर 1949 को भारत में 16 अनुच्छेद लागू हो जाते हैं। और कितने अनुच्छेद लागू हो जाते हैं संविधान के? आंशिक रूप से 16 अनुच्छेद लागू हो जाते हैं, जो उनमें से लागू हो जाता है 380। तो उस 380 में अनुच्छेद में लिखा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसको संविधान सभा बनाएगी, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से होगा। तो संविधान सभा ने 380 अनुच्छेद के तहत
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि भारत में अपन 26 जनवरी मनाते हैं। भाई एक प्रश्न पूछता हूँ कि 26 जनवरी मनाते हैं, क्यों मनाए जाते हैं? इसके ऑप्शन 4 दे देता हूँ आपको मैं कि भारत में 26 जनवरी मनाई जाती है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि भारत में 26 जनवरी मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है आपको ये बताना है। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ए, भारत का संविधान लागू हुआ। बी, संविधान में जनता को सार्वजनिक समझना। सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करना। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए बताइए भाई। ज्यादातर लोगों का उत्तर ये आता है कि इस दिन अपन भाषण भी देते हैं स्कूल में, और वैसे भाषण देते हैं कि 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू हुआ, इसलिए अपने क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन ये गलत है भाई, ये गलत है। अरे संविधान तो आंशिक रूप से तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस इसलिए मना देते हैं, गणतंत्र का अर्थ है गणप्रजातंत्र, जनता का शासन। और जनता का शासन इसी से माना जाता है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, उस दिन शपथ ग्रहण करता है। उस दिन शपथ ग्रहण किया था भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, उस दिन प्रथम बार शपथ ग्रहण की थी, इसलिए उस दिन को क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और अपन स्कूल में अभी भी भाषण दे रहे हैं कि गणतंत्र दिवस में इस दिन संविधान लागू हुआ, तो ये गलत है। थोड़ा सा ये स्कूली ज्ञान है। प्रश्न आ जाता है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसका उत्तर ये है कि उस दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ग्रहण करी थी, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। यानी कि जनता के शासक, गणतंत्र, तंत्र मानी शासक, गण यानी कि जनता का शासक, जनता का शासन के रूप में मनाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो अपन ने अभी अंतिम बैठक के रूप में जब पढ़ा है, तो क्या क्या पढ़ा है कि 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है, जो 284 सदस्य इसमें उपस्थित होते हैं। प्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं, जबकि अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को मान्यता प्राप्त प्रदान की जाती है। और अनुच्छेद 380 के तहत, अनुच्छेद 380 के तहत भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया जाता है, जबकि वो शपथ 26 जनवरी 1950 को लेते हैं। ठीक है, और उनका निर्वाचन
किन्होंने करवाया। उनके निर्वाचन अधिकारी भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब चुनाव लड़े वो पूरी प्रक्रिया के साथ पर्चा भरना पूरा कार्य उन्होंने किया, उसके आधार पर उनको निर्वाचित किया गया। तो HVR अयंगर उनके निर्वाचन अधिकारी थे, क्योंकि संविधान सभा के उस समय के वो सचिव थे। संविधान सभा के उस समय के क्या थे? सचिव थे। तो इसलिए HVR अयंगर उस समय निर्वाचन अधिकारी थे उस राष्ट्रपति चुनाव में। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसके आगे और देखते हैं अपन क्या क्या है। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा और भारत 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो जाता है। और 24 जनवरी 1950 को ये संविधान सभा थी, इसको भंग कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जब तक अनुच्छेद 379 के अनुसार कि जब तक भारत में अंतरिम सरकार यानी कि अंतरिम संसद का गठन नहीं हो जाता है तब तक संविधान सभा ही अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। जब संविधान सभा की बैठक होगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसकी अध्यक्षता करेंगे, और जब संसद की बैठक होगी तब जीवी मावलंकर उसके अध्यक्ष होंगे। जीवी मावलंकर ये जब वह संसद के रूप में कार्य करेगी ना तो जीवी मावलंकर उसके अध्यक्ष होंगे, और जब संविधान सभा के रूप में कार्य करेगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसकी अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और इस संविधान सभा ने 3 वर्ष 11 माह 18 दिन, मैंने कल भी कहा था कि ये प्रश्न संविधान निर्माण में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये तो सभी ने रट रखा है, लेकिन संविधान सभा ने कितने दिनों तक काम किया ये बहुत कम लोगों को पता है कि संविधान सभा ने 3 वर्ष 11 माह 18 दिन के लिए काम किया। आप 9 दिसंबर से लगा लीजिए, या संविधान सभा के गठन से लगा लीजिए, या कार्य करने से 9 दिसंबर से, और 24 को लगा लीजिए, तो 3 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान सभा ने काम किया। और तो संविधान सभा की अंतिम बैठक खत्म होती है, और अपने इसके बारे में अब में संविधान सभा अपनी खत्म होती है तो इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण जो बातें हैं और महिलाओं की स्थिति है वो अपने इस क्लास में पढ़ेंगे। और संविधान सभा पूरी खत्म हो गई 9 दिसंबर प्रथम बैठक, 9 दिसंबर 1946 से प्रथम बैठक से लेकर 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा ने कार्य किया। और संविधान सभा ने कार्य किया, संविधान निर्माण हेतु कार्य किया, जिससे आज मैं आपको आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, वो अपने संविधान की देन है। भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, और भारतीय संविधान अपने को अधिकार देता है तो अपने कर्तव्य भी बताता है। जब हम संविधान सभा अपने संविधान की विशेषताएं देखेंगे तो इसके विषय में खूब सारी चर्चा करेंगे। अपना संविधान है, अपने को आज अपन बैठ के आप ये क्लासें देख रहे हो और मैं ये क्लासें बना रहा हूँ, ये हमको आज़ादी संविधान ने दी है। हम कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, और लेकिन बोलना वही है जो राष्ट्र हित में हो या किसी मित्र राष्ट्र को अपने वक्तव्य से विदेश नीति को कोई फर्क नहीं पड़े, है ना, तो वो अपन बोल सकते हैं। ये हमको स्वतंत्रता संविधान देता है, तो अपना संविधान बेस्ट। और संविधान सभा में जो भी सदस्य थे, सभी सदस्यों ने बेहतरीन काम किया संविधान निर्माण में। लेकिन संविधान का जो जन्मदाता माना जाता है, संविधान निर्माता माना जाता है, संविधान का विशेषज्ञ माना जाता है, और संविधान में सबसे पढ़ा लिखा जो व्यक्ति था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। तो जब अपन भीमराव अम्बेडकर प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ेंगे इतिहास में, है ना, तो भीमराव अम्बेडकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, इन सब के विषय में पढ़ेंगे। इनका व्यक्तित्व बेहतरीन रहा और संविधान निर्माण में इन्होंने बेहतरीन काम किया। तो अपने और क्लास में इनके बारे में विषय में पढ़ेंगे। तो अभी ये संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य अपने पढ़ते हैं कि संविधान सभा के महत्वपूर्ण क्या क्या तथ्य थे, फैक्ट थे। नोट लगा के यहाँ पे लिखना। एक बार ये उतार लो।
तो महत्वपूर्ण संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य पर अपन चर्चा कर रहे थे कि संविधान में क्या क्या महत्वपूर्ण है। ये नोट्स फैक्ट हैं, कभी कभी कोई लिखाता है कोई नहीं लिखाता है, लेकिन क्या पता इनसे प्रश्न पूछ लिया जाए, क्योंकि आरपीएससी पॉलिटी साइंस में तो ढूंढ ढूंढ के प्रश्न पूछ रही है, तो पता नहीं, क्या पता पूछ लिया जाए। तो संविधान का प्रतीक है वो हाथी है। हाथी क्यों रखा गया? क्योंकि गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। तो हाथी जितना बड़ा, यानी कि गौतम बुद्ध जैसा बड़ा अपना संविधान हो, उसके लिए हाथी संविधान का प्रतीक रखा गया। संविधान की मूल भाषा अंग्रेजी है। इसके भी एक रोचक तत्व है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चाहते थे कि संविधान हिंदी भाषा में लिखा जाए, कि आम लोगों की समझ में आना चाहिए। अंग्रेजी भाषा तो अपन ही जानते हैं, वकील ही जानते हैं, लेकिन वकील सभी वकील ही थे संविधान सभा में, तो वो अंग्रेजी ही जानते थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अंग्रेजी भाषा में लिखा जाए। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चाहते थे कि संविधान हिंदी भाषा में लिखे जाए। और उन्होंने जब ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, उसके बाद उन्होंने एक बार संविधान सभा में बोलते हुए भी कहा कि मेरे जीवन में ये रिग्रेट रहेगा कि मैंने संविधान हिंदी भाषा में नहीं लिखा सका, मैं संविधान हिंदी भाषा में नहीं लिखा सका। तो संविधान सभा की जो भाषा है, मूल भाषा, वो अंग्रेजी है, और इसका हिंदी में अनुवाद कृष्ण बिहारी बसंत कृष्ण वेद ने किया। इसका हिंदी अनुवाद बसंत कृष्ण वेद ने किया। तो इसकी प्रतीक है हाथी, और इसका मूल भाषा अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद बसंत कृष्ण वेद ने किया। इसको लेखन का कार्य, यानी हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा में इसके जो लेखन कार्य हुआ, इटालियन, वो अंग्रेजी भाषा की शैली है, इटालियन शैली है ना, उसमें लिखा गया है। यानी कि फोंट को थोड़ा तिरछा करके लिखते हैं, उस शैली में लिखा गया। तो वो लेखन का कार्य, सुलेखन का कार्य जिसका, वो प्रेम बिहारी नारायण राय जाता है। इसकी भी एक कहानी है। इसने हर पन्ने पे नीचे साइन किए हैं अपने, इस बंदे ने हर पन्ने पे नीचे साइन किए हैं। इसने शर्त लिखी थी, लिख तो दूंगा लेकिन हर पन्ने पे नीचे साइन करूंगा। तो ये ध्यान रखना कि प्रेम बिहारी नारायण राय जाता। संविधान में सुलेखन का कार्य किसने किया? प्रेम बिहारी नारायण राय जाता ने। और संविधान पर चित्रकारी का नंदलाल बोस ने। ये महत्वपूर्ण तथ्य मैं इसलिए लिखा रहा हूँ, क्या पता कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए। कहीं आपको मिलेगा नहीं, किताब में कहीं पे नहीं मिलेगा ये आपको। तो मैं कह रहा हूँ ना, कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। पेपर भी उसी आधार पे बनाए जाते हैं, और PYQ आधार पे पेपर बन रहे हैं। अभी आप पिछले पेपर देख लिए, अभी जो पेपर हुए हैं 2025 में जो पेपर हुए हैं, आप देख लेना, AI आधारित ही पेपर है। आप सेकेंड ग्रेड का पेपर देख लीजिए, या अभी चतुर्थ श्रेणी का आज चला है, में उसमें देख लिए, उससे पहले पेपर देख लिए। जो पेपर है वो AI आधारित चल रहा है। तो अपन भी AI आधारित ही क्लास मानिए आप। तो संविधान पे चित्रकारी का कार्य नंदलाल बोस ने किया, और राजस्थान के चित्रकार गए थे वो कृपाल सिंह शेखावत थे। तो राजस्थान के इसमें चित्रकार थे वो कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत थे। और प्रस्तावना पर जो चित्रकारी, प्रस्तावना संविधान की उद्देशिका जिसको कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं, उस पे जिसके चित्रकारी की थी वो राम मनोहर सक्सेना थे। वो कौन थे? राम मनोहर सक्सेना। तो आप देख लिए, एक बार मेरे साथ वापिस दोहराइए, याद हो जाएंगे। संविधान का प्रतीक है हाथी। संविधान का प्रतीक क्या है? हाथी। और संविधान की मूल भाषा क्या है? अंग्रेजी। संविधान की मूल भाषा क्या है? अंग्रेजी। लेकिन संविधान का हिंदी में अनुवाद किसने किया? बसंत कृष्ण वेद ने। हिंदी में अनुवाद किसने किया? बसंत कृष्ण वेद ने। संविधान में सुलेखन का कार्य प्रेम बिहारी नारायण राय जाता है। संविधान में सुलेखन मतलब लेखन का कार्य किसने किया? प्रेम बिहारी नारायण राय जाता ने। संविधान पर चित्रकारी का कार्य किसने किया? नंदलाल बोस ने। किसने किया? नंदलाल बोस ने। राजस्थान के चित्रकार हैं कृपाल सिंह शेखावत। राजस्थान के चित्रकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत।
प्रस्तावना पर चित्रकारी राम मनोहर सक्सेना। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य और भी हैं इसमें, जैसे संविधान सभा के वाचन वाली भी ले लेते हैं कि कब कब पठन हुआ, कब बहस हुई इसके ऊपर और कब इसको पारित कर दिया गया और कितनी इसमें बैठकें हुई, ये और ले लेते हैं संविधान सभा की। और उसके बाद अपन देखते हैं महिलाओं की स्थिति। 15 उस महिलाओं का नाम लिखवा दूं जो कल मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 3 नहीं मैं पूरी 15 महिलाओं के नाम आपको लिखाऊंगा, आप टेंशन फ्री रहो। जो संविधान सभा में जो ऐसे क्रम वाइज लिखाऊंगा कि पहले जो 10 है वो 10 प्रथम बैठक में भाग लेती हैं और अन्य 5 है वो धीरे धीरे संविधान सभा से जुड़ती हैं। कुछ देशी रियासतों से आने वाली है ना, एक है मुस्लिम और एक दलित, ये 3 तो आपको डेफिनेटली याद रखनी है। क्या पता 4 का नाम दे दिया और उनमें से पूछ लें कि इनमें से संविधान सभा में कौन सी महिला नहीं थी, तो उस आधार पे ये क्लास है, ठीक है। इसके बाद में वो लिखा दूंगा। तो संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य, तो संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य में है कि संविधान सभा की कुल कितने बैठकें हुई। तो संविधान सभा की कहीं पे 11 लिखा हुआ है, कहीं पे 12 लिखा हुआ है। तो संविधान सभा की एनसीईआरटी में 12 बैठकें लिखी हुई हैं, इसलिए अपन मानते हैं 12, क्योंकि अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 वाली गिनती नहीं है लक्ष्मीकांत या अन्य। तो इसमें कुल बैठकें होती हैं 12। कुल बैठक कितनी होती है 12, जबकि कुल अधिवेशन कितने होते हैं, नहीं कुल बैठकें 166 होती हैं। कुल बैठकें कितनी होती है 166, 165 प्लस 1, तो अधिवेशन 12 होते हैं। अधिवेशन कितने होते हैं 12 होते हैं, 11 रह के 12 अधिवेशन होते हैं। जबकि संविधान का वाचन, वाचन मतलब पठन या वाचन, जैसे आज का कानून होता है, आज कोई कानून बनाया, संसद ने कोई कानून बनाया, तो पहले वो कानून बनाती है तो लोकसभा में उसके ऊपर क्या होती है, पहले पटल पे रखा जाता है। तो पटल पे रखा जाता है तो उसके बाद सभी के पास प्रतियां पहुंचती है। उसके बाद दूसरी बार वो पटल पे रखा है, लोगों उसके ऊपर प्रश्न उत्तर होते हैं। उसके ऊपर क्या होते हैं, प्रश्न उत्तर होते हैं। पहली बार पटल पे रखा जाता है, पढ़ा जाता है कि ये संविधान है। फिर उसके बाद उसके ऊपर सदस्य क्या करते हैं, बहस करते हैं, इसमें ये कमी है, ये नहीं है। ये भी आज के संविधान में अपन कोई भी बिल संसद में लेके आते हैं, वो पेश करते हैं, यही होता है। और फिर अंतिम में क्या हो जाता है, दोनों सदनों में पास हो जाता है, तो 7-8 दिन में पास हो जाता है। तो यही पहले संविधान सभा वाले में ही थी कि संविधान सभा में जो संविधान बना उसको रखा गया। तो पहले उसके ऊपर जो विचार विमर्श हुआ वो 4 नवंबर से 9 नवंबर तक प्रथम पठन उसका हुआ कि पूरा बात की सुनाया गया कि ये अपना संविधान है। उसके बाद उसके ऊपर बहस चली, 15 नवंबर 1948 से लेकर 16 नवंबर 1949 तक संविधान सभा में संविधान के ऊपर बहस चली, ये नहीं होना चाहिए, ये संविधान में होना चाहिए। और सबसे ज्यादा बहस जिस पे चली है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और राज्य को दी जाने वाली शक्तियां, इनके ऊपर सबसे ज्यादा बहस चली थी। तो ये बहस 15 नवंबर 1948 से 16 नवंबर 1949 के बीच फिर तीसरी बार जब बहस खत्म हुई, संविधान बनके तैयार हो गया, तो 17 नवंबर से 26 नवंबर 1950 को भारत ने इस संविधान अपना लिया कि अपना संविधान ऐसा है। 26 नवंबर 1950 को उस दिन अपने 16 क्या हो जाते हैं, 16 अनुच्छेद लागू हो जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं संविधान सभा में महिलाओं की स्थिति, उसके बाद अपने कल ले लेंगे संविधान सभा की समितियां और अन्य कुछ जो क्लासे देखते हैं कल किसकी लेते हैं। संविधान सभा की समितियां ले लेंगे कल ज्यादातर, और अन्य कोई आएगा। मैंने कहा था कि आपको मैं 15 पूरी महिलाओं के नाम लिखवा दूंगा इस क्लास में, तो पूरी 15 महिलाओं के नाम मैंने लिख दिए हैं बोर्ड पे कि 10 क्रम वाइज वो जो पहली बैठक में ना भाग लेती हो क्रम वाइज पहली 10 महिलाएं, 5 महिला अन्य बैठकों में भाग लेने वाली, यानी कि 15 वो महिलाएं जो संविधान सभा में थी, 15 वो महिलाएं जो संविधान सभा में थी। तो अम्मू स्वामीनाथन,
दाक्षायणी वेलायुधन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, मालती चौधरी, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, सरोजनी नायडू, लीला रे, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, रेणुका रे, बेगम एजाज रसूल और एनी मस्क्रीन। इनके बारे में प्रश्न तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इनमें से 3 महिलाएं हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। क्या पता पूछ लिया जाए। तो अपने उन 3 महिलाओं के बारे में छाटनी कर लेते हैं। दाक्षायणी वेलायुधन एकमात्र या पहली दलित महिला, पहली दलित महिला या एकमात्र दलित महिला कौन थी? दाक्षायणी वेलायुधन। संविधान सभा में पहुंचने वाली पहली या एकमात्र दलित महिला कौन थी? दाक्षायणी वेलायुधन। बेगम एजाज रसूल, नाम से ही पता चल रहा है एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी, वो कौन थी? बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। और एनी मस्क्रीन निर्वाचित होने वाली नहीं थी, ये रियासत से मनोनीत होने वाली महिला थी। उस समय में भी मानो किसी राजा ने किसी को मनोनीत किया था, तो ये थी एनी मस्क्रीन। एनी मस्क्रीन क्या थी? ये देसी रियासतों से आने वाली। कहां से आई थी? देसी रियासतों से मनोनीत होने वाली महिला। और कहां से आई थी? त्रावणकोर से, त्रावणकोर रियासत से। कहां से आई थी? त्रावणकोर रियासत से। कहां से आई थी? त्रावणकोर। मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां से दिखेगा नहीं। त्रावणकोर रियासत से। तो मैंने कहा था कि मैं उन महिलाओं के नाम बता दूंगा आपको कि अम्मू स्वामीनाथन, याद करने की जरूरत नहीं, क्या पता पूछ लिया जाए। 4 महिलाओं के नाम दे दे, उनमें से एक अलग दे दे, है ना, और उन अलग नामों में पूछ ले कि इनमें से कौन सी महिला संविधान सभा के सदस्य नहीं थी। तो पहली संविधान 10, ये पहली जो 10 हैं पहली बैठक में पहुंचते हैं। स्वामी अम्मीनाथन, दाक्षायणी वेलायुधन, ये पहली दलित महिला या एकमात्र दलित महिला थी। जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, मालती चौधरी, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, सरोजनी नायडू और लीला रे, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, रेणुका रे, बेगम एजाज रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला, एनी मस्क्रीन, त्रावणकोर, देसी रियासतों से मनोनीत होने वाली महिला। तो आपको पढ़ना है, लगातार पढ़ना है और पढ़ते रहना है। आप वीर हो, आप पढ़ोगे तो नौकरी लगोगी। और पढ़ाई जरूरी है, लगातार जरूरी है, लगातार अभ्यास जरूरी है। कोई चीज को मान लो एक बार दो बार रिवीजन तो आपको जरूरी है। एक बार पढ़ना है और 2 बार उसका रिवीजन करना है। और हो सकता है तो MCQ, और MCQ में PYQ देखो। पहले PYQ में ऑप्शन भी देखो। यदि आप ऑप्शन भी देखते हो, ऑप्शन के आधार पर भी RPSC प्रश्न पूछ रही है। तो इसी पे एक कोटेशन बोल देता हूं आपके लिए। वीर आराम नहीं, वीर आराम नहीं अभ्यास करते हैं। वीर आराम नहीं अभ्यास करते हैं। वीर आराम नहीं अभ्यास करते हैं। एक बार नहीं 100 बार करते हैं। वीर आराम नहीं अभ्यास करते हैं। एक बार नहीं 100 बार करते हैं। तो आपको जब तक याद ना हो तब तक छोड़ो मत, क्लास को देखते रहिए, उत्थान क्लासेज, और अपनी तैयारी को नया आयाम देते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। लिख लीजिए 15 नाम।